नमस्कार दोस्तों, आउट ऑफ होम की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेकर चलने वाला हूँ नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे काठमांडू पशुपतिनाथ की यात्रा पर आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, बेस्ट टाइम क्या रहेगा आपके लिए, कितना बजट रहेगा, रहने खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, डे वाइज प्लानिंग आपको कैसे करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यात्रा पर लगने वाले हैं, सारी डिटेल की इन्फॉर्मेशन जो होगी आपकी संपूर्ण जानकारी की मैं आपको दूंगा इस यात्रा से रिलेटेड। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, बिकॉज इस तरीके से टूर गाइड की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए हर हर महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि यात्रा में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों अगर आप नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वीज़ा या पासपोर्ट आपका यहाँ पर जाने के लिए, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपका वीज़ा या पासपोर्ट नहीं लगेगा, बट आपके पास एक जो इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड होता है जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है जो कि नेपाल बॉर्डर पर बनता है। तो उसमें जो होता है आपका व्हीकल के सभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आरसी वगैरह आपका जमा होता है, आधार कार्ड वगैरह जमा होता है, और आने और जाने का जो टाइम और डेट होती है, कितने दिन आप वहाँ पे नेपाल में घूमना चाहते हैं, वो सारी वहाँ पर मेंशन की जाती हैं। उस डेट में ही आपको वापस आना होता है। अगर आप उस डेट में वापस नहीं आते हैं तो आपको पेनल्टी भी वहाँ पे लग सकती है। तो दोस्तों अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं बहुत ही ज़रूरी होगा, और अदरवाइज़ अगर आप बस से या ट्रेन से या फ्लाइट से जा रहे हैं तो आपको कुछ खास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से आप नेपाल विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट टाइम की कि आपको कब जाना चाहिए पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए, तो दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर साल भर आपका खुला रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मानसून सीज़न को छोड़कर कभी भी आप मंदिर के दर्शन के लिए काठमांडू जा सकते हैं। पशुपतिनाथ जी महादेव के दर्शन के लिए आप आसानी से जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप थोड़ा मानसून को अवॉइड कर देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको यात्रा पर कैसे जाना रहेगा, आप काठमांडू कैसे पहुँच सकते हैं, बजट प्लान क्या रहेगा, डे वाइज प्लानिंग आपकी कैसे रहनी चाहिए, सारी डिटेल मैं आपके इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो अगर हम बात करें कि आप कैसे जा सकते हैं काठमांडू, तो दोस्तों इंडिया से नेपाल पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। आप बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट के द्वारा जा सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट से यात्रा करना चाहते हैं तो लगभग सभी महानगरों से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए काठमांडू के लिए, जिसका किराया लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये रहता है। तो आप आसानी से काठमांडू डायरेक्ट फ्लाइट के द्वारा पहुँच सकते हैं। अगर हम बाई ट्रेन की बात करें तो आप केवल जो इंडिया का बॉर्डर है वहीं तक आपकी ट्रेन जाती हैं, जैसे आप गोरखपुर नौतनवा तक जा सकते हैं या बिहार के रक्सौल तक जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाई बस के द्वारा तो आप बाई बस के द्वारा डायरेक्ट भी यात्रा कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इन तीनों रास्तों से आप आसानी से जा सकते हैं। इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा सस्ता और बजट में आपका ट्रिप रहेगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको आगे बताते हैं। तो काठमांडू इंडिया से काठमांडू पहुँचने के लिए आपके पास 4 रास्ते हैं। अगर आप उत्तराखंड की तरफ से जाना चाहते हैं तो उत्तराखंड के बनबसा से आप नेपाल में इंटर हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से नौतनवा होते हुए आप नेपाल में इंटर हो सकते हैं। नंबर 3, बिहार के रक्सौल से आप नेपाल में इंटर हो सकते हैं। और नंबर 4, आप सिक्किम से भी जा सकते हैं। तो दोस्तों वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका कहाँ से आप जा रहे हैं, इंडिया के किस बॉर्डर से आप जाना चाहते हैं और आपकी डिस्टेंस कहाँ से कम पड़ेगी, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूँगा 2 खास रास्तों की जो कि गोरखपुर और बिहार से जाते हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर रास्ते हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये जो रास्ते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक रहते हैं। तो इनकी हम बात करेंगे, डे वाइज प्लानिंग की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बिहार से जाना चाहते हैं तो दिल्ली से आप बिहार के लिए आप दिल्ली से या कहीं से भी अगर आ रहे हैं तो आपको बाई ट्रेन के द्वारा बिहार के रक्सौल तक पहुंच जाना है। रक्सौल जो है काफ़ी ज़्यादा सभी छोटे बड़े शहरों से लगभग कनेक्टेड है बाई ट्रेन के द्वारा, और आप आसानी से आप इसके आगे नेपाल में इंटर हो सकते हैं। रक्सौल से जो काठमांडू की दूरी है वो लगभग 135 किलोमीटर की है, जिसमें आपको समय लगेगा लगभग 4 से 5 घंटे बाई बस के द्वारा, और जिसका किराया रहेगा लगभग 700 रुपये आपका नॉन एसी बस का किराया रहता है। और टैक्सी से अगर आप जाना चाहते हैं तो लगभग 4 से 4,500 हज़ार रुपये के बीच में वो आपको चार्ज करते हैं। थोड़ी सी बार्गेनिंग आप कर लेंगे तो आप टैक्सी उसको बुक कर सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें डायरेक्ट बस की, तो जी हाँ, इंडिया से आपका नेपाल के लिए डायरेक्ट बसें कुछ बड़े शहरों से
जैसे दिल्ली हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, इस तरीके से शहरों से आपकी डायरेक्ट बसेस जाती हैं। तो अगर हम बात करें दिल्ली से, तो आनंद विहार से आपकी डायरेक्ट बस नेपाल के लिए जाती है, जिसका किराया AC बस का लगभग 3500 से 4000 के बीच में 3500 से 4000 के बीच में रहता है। और आपका नॉन AC बस का लगभग 3000 रुपये के करीब आपका किराया रहता है, जिसमें आपको जो समय लगेगा बस के द्वारा वो लगभग 24 से 25 घंटे का समय लग जाता है। तो अगर आप इतनी देर बस में जर्नी कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो आप बस से यात्रा कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ काफ़ी लोग बस से परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं बहुत ही सस्ता और आसान तरीका बताऊंगा अभी। तो आप बस के द्वारा आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें डे वाइज प्लानिंग की और आप सस्ते में इस यात्रा को कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इस यात्रा को मैं दिल्ली से इनिशियल और फाइनल पॉइंट मान के चलता हूँ, और इसमें मैंने गोरखपुर वाला रूट जो कि है उसको प्रेफरेंस दी है। तो इस रूट से आप कैसे जा सकते हैं, इससे अगर आप दिल्ली से अपनी कहीं से भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको दिल्ली आ जाना पड़ेगा। दिल्ली से गोरखपुर के लिए आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी, जिससे इस यात्रा में आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन से यात्रा करेंगे तो आपको सुविधाजनक रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बस से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो मैंने इसमें ट्रेन ही प्रेफरेंस दी है। तो आप दिल्ली से गोरखपुर के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रेनें मिल जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप आसानी से गोरखपुर पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 450 से 500-550 रुपये तक रहता है मिनिमम स्लीपर क्लास का। तो आप आसानी से उसको बुक करके आप गोरखपुर जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग इसमें जो 12 से 15 घंटे का समय लगेगा। तो अगर आप मॉर्निंग में निकलेंगे तो दूसरे दिन आप नाइट में सुबह मॉर्निंग तक आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको नौतनवा पहुंचना होगा गोरखपुर से। नौतनवा लगभग गोरखपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर आप बाई ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं, गोरखपुर से काफ़ी ज़्यादा ट्रेन्स होती हैं, और या फिर आप बाई बस के द्वारा भी जा सकते हैं। जिसके बाद आपको नौतनवा से सुनौली बॉर्डर तक जाना होगा, जो कि आपका नेपाल का बॉर्डर है, इंडिया नेपाल का। वहाँ पर आपको जाना होगा। नौतनवा से आपको ऑटो भी मिल जाएगा, और आप डायरेक्ट नौतनवा से गोरखपुर से सुनौली बॉर्डर भी पहुँच सकते हैं, जिसमें आपका लगभग 100 से 150 रुपये आपका खर्च होगा मिनिमम। तो आप आसानी से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद आप सुनौली बॉर्डर पर ही अपनी करेंसी चेंज करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको बता दूं, आप अगर इंडिया का जो ATM कार्ड है वो आप नेपाल में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट आपका पर ट्रांजैक्शन लगभग 175 से 176 रुपये आपका काट लिया जाएगा। तो आप कम से कम ट्रांजैक्शंस वहाँ पे करें और एक बार में ही पैसा निकाल लें वहाँ पर। और सुनौली बॉर्डर पर ही आपको सिम वगैरह भी मिल जाएगी, जिसका आपको 100 से 150 रुपये में आप सिम आसानी से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सुनौली बॉर्डर के बाद आप सेकेंड डे ही आप सुनौली बॉर्डर पहुंच जाएंगे। सेकेंड डे में जब सुनौली बॉर्डर से आगे बढ़ेंगे तो आप सिद्धार्थनगर में एंटर हो जाएंगे, नेपाल के सिद्धार्थनगर में। तो यहीं से आपको पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बसेस, टैक्सी मिल जाएंगी। तो इसके बाद जो सुनौली बॉर्डर से काठमांडू की दूरी रहेगी वो लगभग 265 किलोमीटर की रहती है, जिसमें आपका लगभग 9 घंटे का समय लगता है, 9 से 10 घंटे का समय लगेगा बाई बस के द्वारा। और अगर आप टैक्सी से जाएंगे वही तो आपका लगभग 5 से 6 घंटे में आप आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें बाई बस के किराए की, तो आपका नॉन AC जो किराया रहता है वो लगभग 1100 रुपये रहता है, और AC बस का किराया आपको लगभग 2500 रुपये रहता है। तो आप आसानी से यहाँ से जा सकते हैं। मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि आप नॉन AC बस से जाएँ, क्योंकि आपको जो यात्रा है वो सस्ते में अगर करनी है, अपने बजट में करनी है, तो आप नॉन AC बस से भी जा सकते हैं। आगे वहाँ पे जो वेदर है वो सही रहता है, पहाड़ी इलाका है, तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लगभग नाइट में आप या फिर सुबह मॉर्निंग में आप आसानी से काठमांडू के पशुपतिनाथ पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए और रहने खाने के लिए आपका लगभग 2500 रुपये आपका पहुँचने में लग जाएगा। टोटल ओवरऑल अगर आप काउंट करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें आप वहाँ पर रुकने की, खाने पीने की, तो वहाँ पर रुकने की आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। धर्मशाला वगैरह मिल जाएंगे, होटल भी मिल जाएंगे। धर्मशाले का जो प्राइस रहेगा वो लगभग 400 से 500 के बीच में रहता है, और जो होटल्स का किराया रहता है वो लगभग 700 से 1000 रुपये के बीच में रहता है। तो आप आसानी से वहाँ पर रह सकते हैं। और खाने की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आप इस ट्रिप में लगभग 400 से 500 रुपये के बीच में आप पर डे का अपना भोजन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस
इस तरीके से आप पशुपतिनाथ पहुंच जाएंगे और वहां पे अपना होटल वगैरह लेके आप स्टे करेंगे। और उसके बाद मंदिर की अगर हम बात करें, आप मंदिर के दर्शन के लिए कब जाएंगे, तो मंदिर के जो दर्शन है वो लगभग सुबह 4 बजे से रात में 9 बजे तक होते रहते हैं। इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो कपाट हैं वो खुले रहते हैं मंदिर के, तो आप कभी भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ पर आप आसपास कहाँ घूम सकते हैं, तो वहाँ पर आसपास घूमने के लिए आपको दक्षिण काली टेम्पल है, शंभुनाथ टेम्पल है और दरबार स्क्वायर, वाइट मोनेस्ट्री वगैरह है। तो काफ़ी सारी जगह हैं जो नेपाल में घूमने के लिए हैं, जो आपको वहाँ पर आप घूम सकते हैं। इसके लिए आप अगर चाहें तो एक टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1500 से 2000 रुपये के बीच में वो चार्ज करेंगे। थोड़ी सी बार्गेनिंग करने पर आप आसानी से सस्ते में टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। तो आप टैक्सी बुक करके आप वहाँ पर जो साइट सीन्स हैं, जो आप वहाँ पर सारे मंदिर वगैरह हैं, आप वहाँ पर घूम सकते हैं आसानी से। तो अगर हम इसमें ओवरऑल बजट की बात करें, अभी आपने दर्शन वगैरह कर लिए मंदिर के, इसके बाद अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें, आप कितने दिन वहाँ पर रहेंगे, तो लगभग अगर आप मान के चलिए 2 दिन आपको जाने में लग जाता है, जिसमें आपका किराया लगभग 2500 रुपये रहेगा, और 2 दिन आपका दिल्ली तक आने में लग जाता है, जिसका किराया आपका 2500 रहेगा। तो 5000 रुपये आपका आने जाने का किराया हो जाएगा। अगर आप 2 दिन वहाँ स्टे करते हैं तो 2000 रुपये, 500 रुपये आपका पर डे का खाने का, 500 रुपये आपका रूम का रहने का। तो आप 2 दिन स्टे करते हैं तो वहाँ पर आपका 2000 रुपये खर्च हो जाएगा, तो ओवरऑल मिला के लगभग 7000 रुपये आपके हो जाते हैं। अगर आप आसपास विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप टैक्सी करेंगे तो वो लगभग मान के चलिए 1500 रुपये की अगर पड़ जाएगी, तो आप वहाँ पर 8500 रुपये आपका खर्च हो जाएगा। और थोड़ा बहुत और अगर आप खर्चा मान लें तो लगभग 9000 रुपये में आपकी ये ट्रिप, 9 से 9500 रुपये में ये आपकी ट्रिप, सोलो ट्रिप जो होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लोग अगर आप साथ में जाएंगे तो वो आपका जो पैसा होगा वो थोड़ा रूम वगैरह का डिवाइड हो जाएगा, तो उसमें आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरीके से आप जो इस यात्रा को आसानी से अपने बजट में कर पाएंगे, इसमें कोई भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी रहेंगी, अगर आप पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो आप परफेक्ट प्लानिंग करके ही जाएँ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको 1-2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लेके चलना है। जब आप वहाँ पर परमिट बनवाएंगे तो वहाँ पर 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम आप डलवा दीजिएगा, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं, तो आप वहाँ पर डलवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिए। आगे आपको किस टूर गाइड के प्लान की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।